स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। बहमनी साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी उत्पत्ति तुगलक वंश के अंतिम चरणों या अंतिम दिनों में हुआ, जब तुगलक का शासन तंत्र बहुत कमज़ोर हो चुका था और उसके शासन क्षेत्र में लगातार गिरावट आ रही थी, उसकी शासन शक्ति घट चुकी थी। तब अमीरान ए सदह नामक एक मुस्लिम शासक ने अपने राज्य को स्वतंत्र कराया। यह राज्य दक्कन के क्षेत्र में आता था और वहाँ से ही बहमनी साम्राज्य का उदय होता है। जफर खां, जिसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की, और इस उपाधि को धारण करते ही उसने इस क्षेत्र का नाम बहमनी साम्राज्य रख दिया। इसने अपनी पहली राजधानी गुलबर्ग को स्थापित किया और यहाँ से उसने अपना सभी शासन तंत्र को आगे बढ़ाना शुरू किया। देखिए, अमीरान ए सदह पहले ही इस साम्राज्य को स्वतंत्र कर चुके थे, लेकिन जफर खान ने इसे एक नाम दिया और उसने अपनी उपाधि के आधार पर इसका नामकरण किया था। उसने 1347 से 1358 ईस्वी में इस साम्राज्य को स्थापित किया और इस साम्राज्य को स्थापित करने के साथ साथ ही उसने इसे 4 प्रांतों में बांट दिया। अर्थात उसने गुलबर्ग, दौलताबाद, बीदर और बरार नामक 4 राज्यों की स्थापना की, जिसमें छोटे छोटे राजाओं को नियुक्त किया गया और इसका पूरा दारोमदार और पूरा नियंत्रण जो था वो जफर खान ने अपने हाथों में ले लिया। इनके द्वारा कई ऐसे हिंदू राजाओं को भी बहुत बड़े बड़े पोस्ट दिए गए, बहुत बड़े बड़े रुतबे दिए गए, जिनसे वो हिंदू राजाओं और अपने अनुयायियों को खुश करके रखना चाहता था। उन्होंने अपने जितने भी हिंदू राजा या जितने भी उच्च अधिकारी थे और जो इनके अनुयायी थे, उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें दी, जिससे कोई भी इनका विरोध नहीं कर सकता था। इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए या बोल सकते हैं अपने शासन को संरक्षित करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए, जिससे वो सभी धर्मों को एक साथ रखना चाहते थे। इन्होंने हिंदू धर्म में लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया। यह जजिया कर एक ऐसा टैक्स होता था जो हिंदू तीर्थयात्रियों पर लगता था। जब भी कोई हिंदू तीर्थयात्री या बोल सकते हैं हिंदू धर्म के लोग तीर्थयात्रा पे जाते थे तो उन्हें जजिया टैक्स देना पड़ता था और इस टैक्स से उन्होंने इन लोगों को मुक्त कराया। किंतु बाद में इनकी बात फिर से यह टैक्स चालू हो जाता है और एक समय के बाद फिर इस टैक्स को जो था वो वापस ख़त्म कर दिया जाता है। इसे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। देखिए, ये जो पूरा सिचुएशन था जफर खां का, ये उत्कृष्ट समय था एक तरह से बहमनी साम्राज्य का। इसलिए इस साम्राज्य को ज़रूरत थी अच्छे दोस्तों की, अच्छे मित्रों की, और इन अच्छे मित्रों के लिए उसके पास ज़रूरत थी कि पहले वे अपने जनता को खुश रख सके। इसलिए उसने हमेशा से ही अपनी जनता के लिए बहुत कार्य किया। हाँ, यहाँ विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच तो बहुत सारे युद्ध हुए थे, क्योंकि बहमनी साम्राज्य चाहता था कि वो एक ऐसे क्षेत्र पे कब्जा करे जहाँ पर बंदरगाह ज़्यादा पाए गए, और इसी कारण यहाँ पर देखा गया कि जफर खान ने अपने अंतिम समय में एक ऐसे बंदरगाह को अपने अधीन किया जिसको वो बहुत ताकतवर मानते थे। इसलिए इन्होंने अपने अंतिम समय में पश्चिम तट पर दाबुल नामक क्षेत्र को युद्ध में जीता और यहाँ की जो बंदरगाह थी उसे अपने अधीन कर लिया। देखिए, पुराने समय में जब बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य था, तब ये लोग बंदरगाह और जो उपजाऊ ज़मीन थे उसके लिए बहुत युद्ध कर चुके थे, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र ही इनके लिए लाभकारी होता था। जहाँ पर बोल सकते हैं कि जो अच्छी ज़मीन होती थी उनमें अच्छी खेती होती थी, तो इससे इनका आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहता था। वहीं दूसरी ओर जो बंदरगाह होते थे उसके द्वारा ये विदेशी यात्रा कर सकते थे या विदेश से व्यापार कर सकते थे, तो इसमें इन्हें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा होता था। इसलिए ये लोग बंदरगाह के लिए बहुत ज़्यादा युद्ध करते थे। देखिए, जफर खां जो है ये खुद को ईरानी योद्धा या बोल सकते हैं ईरान के योद्धा बहमनी का वंशज बताते थे, किंतु कई लोकोक्तियाँ और कई पुरातात्विक वैज्ञानिकों के द्वारा ये कहा जाता है कि यह ब्राह्मणवादी नीतियों के बाद बनने वाले राजा थे, जिन्होंने अपना पदवी जो था खुद से धारण किया था। मतलब क्या कि ये अपना राज्य जीतते थे, जो भी राज्य में ये हमला करते थे उसे जीतते थे, और जीतने के बाद किसी दूसरे के वंशज का नाम अपने साथ जोड़ लेते थे। तो इस तरह से जो था, एक तरह से जफर खां का जो शासनकाल जो था वो 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक चलता है। जफर खां के बाद मोहम्मद शाह का शासनकाल आता है, और मोहम्मद शाह सबसे प्रसिद्ध थे विजयनगर और वरंगल के युद्ध को लेकर के, क्योंकि विजयनगर और वरंगल के बीच का जो युद्ध था ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बहमनी साम्राज्य के साथ हुआ था, और इसी के युद्ध काल में पहली बार बारूदों का उपयोग किया गया था विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध में।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोहम्मद शाह प्रथम ने पहली बार बारूद के द्वारा एक नई युद्ध नीति का प्रयोग किया था और इसने एक नई क्रांति को जन्म दे दिया था। एक नया औजार आ चुका था जिसने पूरी तरह से विजयनगर साम्राज्य को पहली बार स्तब्ध कर दिया था। मोहम्मद शाह ने अपने सैनिकों को कई सारे पद दिए थे, जैसे अमीर-उल-उल्हा उनके सेनापतियों को कहा जाता था। इसके द्वारा वो अपने सेनापति को अपने ईमानदारी के साथ जोड़े रखना चाहते थे। इनके जितने भी सेनापति थे वे सभी मोहम्मद शाह के अनुयायी के रूप में कार्य करते थे और साथ ही साथ ये हमेशा विजयनगर साम्राज्य को जीतने का प्रयास करते थे। कई क्षेत्रों में इन्हें तो जीत हासिल हुई थी और जिस प्रकार से ये बारूद का पहली बार प्रयोग कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित करने वाला था, क्योंकि उससे पहले कभी भी भारत या दक्कन जैसे क्षेत्र में कभी भी बारूद का उपयोग युद्ध के लिए नहीं हुआ था। इसके बाद ताजाउद्दीन फिरोज शाह का नेतृत्व आता है, जिसने बहमनी साम्राज्य में बहुत ज़्यादा बदलाव किए थे। इन्होंने ईरान के अफाकियों को निमंत्रण किया, या एक तरह से बोल सकते हैं कि उन्हें आमंत्रित किया कि वे बहमनी साम्राज्य के अधीन आए, यहाँ रहे और उन्हें उच्च पद दिया गया। साथ ही साथ इसके बाद से ही बहमनी साम्राज्य का जो विघटन का काम था वो शुरू हो चुका था, क्योंकि जिस प्रकार से बाहर के लोग बहमनी साम्राज्य में आकर बस रहे थे, इससे बहमनी साम्राज्य के जो लोकल लोग थे या बोल सकते हैं जो यहाँ के लोग थे, उन्हें काफ़ी अधिक राजा से चिढ़ आने लगी थी। लेकिन उन्होंने इस विरोध को दबाने के लिए यहाँ के हिंदू राजाओं को या हिंदू अधिकारियों को और अधिक उच्च पद देना शुरू कर दिया। उन्हें प्रशासनिक रूप से अधिक बड़े बड़े पदों में रखा गया। इन्होंने कई और शहरों से या कई और देशों से मुस्लिम धर्म के लोगों को भी आमंत्रित किया, जिसमें ईरान, इराक और कई ऐसे क्षेत्र थे जहां से मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को आमंत्रित किया और उन्हें सरकारी की विशेष प्रशासन व्यवस्था में एक जगह दी। इसके द्वारा वो यह चाहते थे कि किसी तरह बहमनी साम्राज्य जो है वो अच्छे नेता और अच्छे सेना से भर सके, जो विजयनगर साम्राज्य का सीधा सामना कर सके। इसी कारण अंततः अब बहमनी साम्राज्य दो गुटों में बढ़ चुका था, या बोल सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य अब दो वर्गों में बढ़ चुका था, जहां एक और अफ्रीकी और दूसरी ओर दक्कनी वर्ग जो था वो अब बहमनी साम्राज्य में रहना शुरू कर दिया था। देखिए, बड़े स्तर में जिस प्रकार से यहाँ हिंदुओं को राजाओं के साथ रखा जाता था, या बोल सकते हैं उनको प्रशासन का एक उच्च अधिकारी नियुक्त किया जाता था, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि ताजाउद्दीन फिरोज शाह यह जानता था कि यदि वो अपने राज्य के हिंदू वर्ग को खुश नहीं रखेगा तो हो सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का जो हिंदूवादी राज्य है उसमें जाके या ये मिल जाएंगे या फिर इनके विरोध में ये खड़े हो जाएंगे। और इसी विरोध को रोकने के लिए उन्होंने हिंदुओं को ऊंचे स्थान पर रखना शुरू कर दिया था। देखिए, कई जगह पर यह माना जाता है कि फिरोज शाह ने अपने ऐसी नीतियों को अपनाया जिसके कारण हिंदू लोग जो थे उनके हमेशा समर्थन में रहे। उन्होंने दौलताबाद में एक वैधशाला का निर्माण करवाया और इस वैधशाला में जितने भी लोग जाते थे या जितने भी मरीज या जितने भी व्यक्ति यहाँ अपना इलाज कराने जाते थे उनका निःशुल्क इलाज होता था। इस तरह से ताजाउद्दीन फिरोज शाह ने अपने अच्छे नीतियों के द्वारा हिंदू साम्राज्य के या बोल सकते हैं हिंदू वर्ग के लोगों के लिए अच्छा काम किया था। ताजाउद्दीन फिरोज शाह ने अकबर के जैसे फतेहपुर सिकरी की स्थापना हुई थी, उसी तरह इसने भी भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नामक नगर की नींव रखी और इस नगर को उसने अपना सपनों का राज्य कहा था। अंतिम समय में गुलबर्ग के संत गेसुत राज के द्वारा इनका संघर्ष होता है, जिसके कारण कई हिंदू वर्ग के लोग जो थे इनके विरुद्ध जा चुके थे और इनकी काफ़ी निंदा होती है, जिसके बाद इनका शासन तंत्र खत्म हो जाता है। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो था वो अब नया शासक बन गया था बहमनी साम्राज्य का। उसने 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक यहाँ शासन किया और उसने सबसे बड़ा बदलाव गुलबर्ग में किया था, क्योंकि गुलबर्ग जो थे वो बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। तो उसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी को बदलकर बीदर में कहा और बीदर के एक नए नाम के साथ इसका नाम रखा गया मोहम्मदाबाद। इसे एक नए नगर के साथ स्थापित किया गया, जिसके बाद अफाकी और दक्कन लोगों के बीच में काफ़ी झड़प हुए और एक तरह से बोल सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य में अब गृह युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी थी। और इसका कुछ परिणाम ऐसा हुआ कि अंततः शहाबुद्दीन अहमद प्रथम को अपनी सेना को पूरे प्रजा के बीचों बीच फैलाना पड़ा, ताकि जो युद्ध हो रहा था या जो गृह युद्ध की संभावनाएं होने वाली थी उसे रोका जा सके। इनके शासनकाल में खुरासन के शेख
आजरी नामक एक दरबारी कवि आते हैं जिन्होंने इसे संत अहमद या अहमद शाह की उपाधि दी, जिसके बाद शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का गौरवपूर्ण विकास हुआ और उन्हें उनकी प्रजा जो थी एक तरह से एक उत्कृष्ट शासक मानने लगे। देखिए, इसके बाद अलाउद्दीन अहमद द्वितीय का शासनकाल आता है, जो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक तरह का ऐसा राजा था जिसके शासनकाल में गृह युद्ध अब बढ़ चुका था। यहाँ पर अफाकियों और साथ ही साथ दक्कनियों के बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में युद्ध होना शुरू हो गया था, क्योंकि लगातार अफाकी लोग जो थे वो ईरान से बहमनी साम्राज्य में आ रहे थे, जिसके कारण यहाँ के जो लोकल लोग थे या जो पहले के लोग जो यहाँ दक्कन के लोग जो यहाँ रहते थे उनके बीच प्रतिरोध देखने को मिला। और जिस तरह से अफाकी लोग जो बाहर से लगातार यहाँ के बस रहे थे, इससे यहाँ के जो राज व्यवस्था थी वो पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। और यही कारण हुआ बहमनी साम्राज्य के अंत का, क्योंकि जिस प्रकार से अफाकी लोग यहाँ पर आके बस रहे थे उसी प्रकार से यहाँ के जो रियल रहने वाले लोग थे या जो पुराने रहने वाले लोग थे वो अपने घरों को छोड़ करके विजयनगर साम्राज्य या अन्य जगहों पर जाके बसना शुरू कर दिए थे। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के शासनकाल में ही ईरानी अफाकी एक व्यापारी जिसका नाम मोहम्मद गवा था वो यहाँ आकर के बसता है, और वो एक व्यापारी के रूप में शुरुआत में तो यहाँ आता है, किंतु धीरे धीरे वो यहाँ के राजतंत्र को अपने अधीन करने का प्रयास करता है, जिसके तहत उसने ईरान की जितनी भी राज व्यवस्थाएँ थी और जितने भी तरह के वहाँ के विधि व्यवस्थाएँ थी उसे बहमनी साम्राज्य पर आधारित करने का प्रयास करता है। उसी के तहत गवा ने बहुत ऐसे कार्य किए जिसके कारण यहाँ के व्यापार में वृद्धि देखा गया, और यहाँ के राजा को खुश करने के लिए उसने कई ऐसे काम किए जिसके द्वारा मोहम्मद अहमद द्वितीय ने या अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने खुश होकर इन्हें एक उपाधि दी, जिस उपाधि का नाम था मलिक उत तुजार। देखिए, इनके जो नाम थे ये काफ़ी अटपटे थे आज के समय से, तो ये नामों को जो जिस तरह से लिखा जाता था ये इतिहासकारों ने बहुत ही मेहनत से इसे पिरोया था अपने इतिहासकार किताबों में। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के समय ही एक नया युद्ध होता है जो विजयनगर साम्राज्य के अधीन गजपति साम्राज्य और एक तरह से बहमनी साम्राज्य के बीच में होता है। यह युद्ध काफ़ी भीषण था, तो इस युद्ध में बहुत ज़्यादा मात्रा में बहमनी साम्राज्य की क्षति होती है, जिसके कारण अंततः अलाउद्दीन अहमद द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद हुमायूं को बहमनी साम्राज्य का प्रशासन संभालने का मौका मिलता है। देखिए, यह एक बहुत जालिम या क्रूर शासक था, क्योंकि इसने जिस प्रकार से राज व्यवस्था को लागू किया था, इसका पूरा राज व्यवस्था जो था वो बहुत ही ज़्यादा कठपुतली जैसा था। इसके ऊपर अन्य 4 लोगों का हाथ था जो इनको तरह तरह के शासन करवाते थे, उनके आदेशों को यह मानता था, क्योंकि जब हुमायूं अपना प्रजा या बोल सकते हैं अपना शासन तंत्र को संभालता है तब वो मात्र 9 वर्ष का रहता है। इसलिए इनकी माँ और साथ ही साथ महमूद गवा और उसके 2 अधिकारी जो थे वो हुमायूं को हर प्रकार के आदेश देते थे। उसके दिमाग का ब्रेन वॉश करके इस शासन तंत्र को उसने पूरी तरह तबाह कर दिया था, और यहीं से मोहम्मद गवा जो था वो सपने देखना शुरू कर दिया था कि वो अब बहमनी साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमाएगा और अपने आप को वहाँ का राजा नियुक्त करेगा। मोहम्मद गवा ने इसी के तहत हुमायूं की हत्या करवाई और उसके मात्र 8 वर्ष के पुत्र को राज सिंहासन दे दिया और खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। उसने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को रातों रात वहाँ से ख़त्म कर दिया और एक तरह से बहमनी साम्राज्य पर अब अपना आधिपत्य दिखाना शुरू कर दिया। इसी के तहत मोहम्मद गवा ने अपने आप को एक प्रसिद्ध राजा नियुक्त करने के लिए सबसे पहले तो जो राजशाही लोग थे उन्हें बंदी बनाया और उसके बाद अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी। मोहम्मद गवा ने अब अपने प्रजा का दिल जीतने के लिए वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दिए। उन्होंने अपने प्रजा के लिए कई प्रकार के वेधशालाएँ बनाई, कई विद्यालय बनवाए, कई तरह की सड़कें बनवाई और कई प्रकार के अस्पतालों का निर्माण किया, जिससे वहाँ की जनता अपने पुराने राजा को भूल करके इस नए राजा के समर्थन में हर काम को कर सकते थे। इसने व्यापार के लिए भी बहुत सारे दरवाजे खोल दिए और हर तरह के टैक्स में इसने विदेशी व्यापारियों को छूट दे दी, जिससे विदेशी व्यापारी यहाँ आ जा सकते थे और साथ ही साथ खुलकर व्यापार कर सकते थे। देखिए, मोहम्मद गवा ने एक और बहुत बड़ा काम किया था।
उसने गोवा के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया और गोवा के बंदरगाह के द्वारा उसने कई सारे व्यापार को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया था, जिसके तहत उसने ऐसे व्यापार अधिक किए जिसमें उसके राजकोष में ज़्यादा लाभ होता था। और एक तरह से बोल सकते हैं कि उसने अपनी बुद्धि का पराक्रम दिखा करके बहमनी साम्राज्य को अब अपने अधीन कर लिया था। एक ईरानी व्यापारी जो कभी ईरान से बहमनी साम्राज्य में व्यापार के लिए आया था और राजा के अधीन रहता था, अब उसने क्या किया था, खुद को एक शासक बना करके एक तानाशाह के रूप में अपने साम्राज्यवादी नीतियों के द्वारा बहमनी साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। गवा ने पूरे बहमनी साम्राज्य को, जहाँ पहले वो 4 भाग में था, उसे अब उसने 8 भागों में बांट दिया और हर 8 भागों में अलग अलग प्रकार से टैक्स की वसूली करना शुरू कर दिया, जिसके कारण अब गवा का जो पूरा शासन प्रणाली था वो 4 की जगह 8 राजाओं के लिए बढ़ चुका था। इससे उसे आसानी से कर भी प्राप्त हो जाता था और एक तरह से वो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। वो एक ऐसा राज शासन बना चुका था जिसमें उसके पास बहुमूल्य संपदा आ चुकी थी। मोहम्मद गवा ने अपने साम्राज्य के लोगों को शिक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसके बाद वहाँ की जनता उसके समर्थन में रही और उसके समर्थन के द्वारा उसने बहमनी साम्राज्य का चौमुखी विकास किया था। इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य जो था अब एक उत्कृष्ट शासन काल में आ चुका था। एक स्थायी नीति उन्हें मिल चुकी थी, किंतु यह ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है। देखिए, कोई भी साम्राज्य जिस तरह से आगे बढ़ता है और जितना जल्दी वो ऊंचाई की सीढ़ी को चढ़ता है, उतना ही जल्दी वो नीचे भी आता है। इसी तरह यहाँ पर भी हुआ। जैसे ही मोहम्मद गवा की मृत्यु हुई, अब ये साम्राज्य 2 गुटों में बढ़ चुका था। वापस से यहाँ पर कई युद्ध होने लगे थे। विजयनगर साम्राज्य के साथ साथ अन्य कई राज्य इस पर आक्रमण करना शुरू कर दिए थे। इसीलिए यह अंततः 2 गुटों में बढ़ जाता है और बहमनी साम्राज्य जो था अब 2 वर्गों में बंट करके बोल सकते हैं कि 2 अलग अलग राज्यों में टूट चुका था। जब बहमनी साम्राज्य 2 राज्यों में बंट रहा था, तब इसका जो राज शासन था वो मोहम्मद तृतीय के हाथों था। किंतु मोहम्मद तृतीय एक कठपुतली की तरह काम कर रहा था। उसका जितना भी शासन नियंत्रण था वो ईरान के राजाओं द्वारा था, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में बुद्धि की कमी थी। इसलिए उसे पता नहीं था कि किस तरह उसे बहमनी साम्राज्य को बचाना है। इसके कारण उसकी इस नीति ने पूरे बहमनी साम्राज्य को कमज़ोर बना दिया था, जहाँ पर इसका नष्ट होना बिल्कुल तय हो चुका था। देखिए, बहमनी साम्राज्य का सबसे अंतिम जो राजा था वो कलीमुल्लाह शाह था। इसे एक तरह से बोल सकते हैं कि बंधक बना करके आजीवन बेड़ियों में रख करके कैद कर लिया गया था और इन्होंने अपना अधिकतर जीवन जो था वो कैद खाने में बिताया था। बहमनी साम्राज्य जो था एक तरफ से बीजापुर और दूसरी ओर से गोलकुंडा में बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जाने कि किस प्रकार बहमनी साम्राज्य का अंत होता है और इसके अंत के साथ ही यह साम्राज्य एक इतिहास बन जाता है। आशा करते हैं कि बहमनी साम्राज्य की इस पूरे गाथा को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।